टाइप्स ऑफ फंक्शन। 12th क्लास में क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। बट हम थोड़ा 11th क्लास का भी पढ़े। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है हमारे पास कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? भोजन आ गया। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो जैसे हमारे पास एक सेट है x, ये क्या है? एक सेट, और ये दूसरा सेट क्या है? y। जैसे मैं पिछली बार एक रिलेशन एक सेट a एक सेट b लिख रहा था, अब की मैंने सेट x और सेट y कर दिया। इस सेट में कुछ एलिमेंट है, मान लो a b c d e एलिमेंट है, और इस सेट में भी कुछ एलिमेंट है f g h i j, ठीक है, एलिमेंट है। तो इसमें भी x से y पर क्या होती है? मैपिंग होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग ने रिलेशन में मैपिंग पढ़ी है ना। रिलेशन और फंक्शन दिखते एक जैसे हैं पर होते नहीं है, बेसिक सा डिफरेंस होता है। बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस अभी आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाते वक्त मैं सब समझा दूंगा। तो पहले तो फंक्शन समझे। अब इन दोनों के बीच में जैसे रिलेशन होता था वैसे ही इन दोनों के बीच में अब क्या होगा? फंक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक फंक्शन होगा। और फंक्शन मान लो f है तो लिखा क्या जाएगा? f कॉलन x टू y। क्या लिखा जाएगा? f कॉलन x टू y। चलो एक मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखा है? साइन x। y इज इक्वल टू क्या लिखा है? सो साइन क्या है? फंक्शन है। किस किस के बीच में? x और y के बीच में। तो x इस सेट से है और y इस सेट से। तो आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। सो ये होता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन में भी वैसे ही एक सेट से दूसरे सेट में क्या होती है? मैपिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। हम किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो सबसे पहला टाइप आपका आता है 1 सबसे पहले आपके पास टाइप्स आता है 1 टाइप्स ऑफ फंक्शन। वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट वी विल डिस्कस हियर। सबसे पहला 1 फंक्शन हमको पढ़ना है। इन सबकी डेफिनेशन अपने को मेमोराइज करना है। जैसे आप रिलेशन में पढ़ के आए थे कि रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, वैसे ही आपको यहाँ फंक्शन में भी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला रिलेशन है 1 फंक्शन, और इसका एक और नाम भी है जो नाम है इंजेक्टिव। क्या नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन। पहले आप नाम मेमोराइज करें फिर आपको इसके अंदर क्या क्या होता है सब बताएं। तो दूसरा फंक्शन है 1 फंक्शन के बाद में आता है दूसरा फंक्शन आता है ऑन टू फंक्शन। दूसरा कौन सा फंक्शन आता है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा कहते हैं इसको? सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, ऑन टू फंक्शन। एंड तीसरा जो फंक्शन आएगा आपका वो आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तीसरा फंक्शन कौन सा आएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। या इस बाइजेक्टिव फंक्शन को आप कह सकते हो 1 ऑन टू फंक्शन। ये सब बातें आपको याद ही करना है, मुझे बता रहा हूँ, बिल्कुल इनको मेमोराइज करो। ये सारी बातें अगर मेमोराइज हो जाएगी तो आप एक्सरसाइज पूरी कर पाने में संभव हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ये जो सेट लिया, इस सेट के अंदर लिया है 1 2 3 4। इस सेट के अंदर क्या लिया मैंने? 1 2 3 4। फिर ये दूसरा सेट है, इस दूसरे सेट के अंदर मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7 8। मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी लिखा वटेवर। अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या लिखा है मैंने? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ फंक्शन क्या लिखा है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब मैंने फंक्शन लिखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखना इसमें ये इधर वाला जो हिस्सा होता है y इज इक्वल टू क्या होता है? fx। मतलब ये वाला जो सेट है ये है fx और ये वाला जो सेट है वो क्या है? x। अब हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, मान लो x इज इक्वल टू मैंने 1 रखा, तो बताओ fx क्या मिलने वाला है?
1 का स्क्वायर 1। क्या fx को आप y भी कह सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 रखा तो fx इज इक्वल टू कितना मिला 1। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो fx इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमारे को 1 ही मिलने वाला है। अगर हमने 2 रखा तो क्या मिलने वाला है 4। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो fx इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 9। और मैं अगर x इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो fx इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 16 मिलने वाला है। और समझ में आ रही है, ठीक है, क्या मिलने वाला है 16। क्लियर है। मैं अगर 4 रखता हूँ तो यहाँ पर आने वाला है 16 9, फिर मैं लिख देता हूँ 10 11 12 13 14 15 और यहाँ कर दिया मैंने 16। तो 4 का रिलेशन किससे होगा 16 से रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन है और ये मैंने इसकी यहाँ पर आपको क्या समझाई मैपिंग समझा दी। क्या समझा दी आपको मैंने मैपिंग। अब 11 की बात कर रहा है अभी पहले हम, है ना। सो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रेंज क्या होगी। क्या पूछा जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। सो इस फंक्शन की रेंज अगर आपसे पूछी गई है तो इस फंक्शन की रेंज जो होगी इधर वाली होगी, जो इस सेट के अंदर है जो मैपिंग है। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 4 9 और 16, ये क्या है रेंज। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या है। जो जो वैल्यू आपने x की लिखी वो सब क्या है डोमेन है। ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आए, सारी वैल्यू क्या कहलाती है डोमेन। अभी हमारे केस में हमने जो उदाहरण लिया है, डायग्राम जो बनाया है, उस हिसाब से इसका डोमेन क्या होगा 1 2 3 और 4, ये डोमेन हो गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन पूछा जा सकता है, डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा जा सकता है, एंड तीसरी चीज ये हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। क्या पूछा जा रहा है हमसे, फंक्शन का कोडोमेन क्या है। तो अगर हम इसके कोडोमेन की बात करें तो हमारे पास कोडोमेन क्या होगा, ऑल कंप्लीट सेट जिस पर मैपिंग हो रही है। कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, दिस विल बी द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आप ये एक उदाहरण नोट करें कि ये फंक्शन है और ये इसकी रेंज डोमेन और कोडोमेन है। फिर अपन आगे वन फंक्शन की डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में लिखा है एवरी एलिमेंट इन डोमेन, आप डोमेन समझ गए होंगे। इधर वाला जो सेट बना होता है वो डोमेन, जहां से मैपिंग होती है वो डोमेन, जिसमें मैपिंग होती है वो पूरा कोडोमेन, पूरा कोडोमेन। पर जिन एलिमेंट्स पर मैपिंग होती है वो रेंज, उन सब एलिमेंट्स का सेट बना ले तो क्या बनता है रेंज। तो आपसे क्या कहा है, वन फंक्शन की शर्त क्या है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन। लेट्स टेक वन एग्जांपल, आई जस्ट राइट अ फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x। मैंने एक फंक्शन लिख दिया fx इज इक्वल टू 2x और मैंने यहाँ सेट बना दिया कि सर मेरे पास एक सेट है x और दूसरा एक सेट है y, इसमें है 1 2 3 4 बस। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है। फिर क्या करना है, तो 2x है, अगर मैंने x1 लिया 1 इंटू 2 fx कितना हो जाएगा 2, क्लियर। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लेता हूँ तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। सो डेफिनेशन में लिखा है एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ये डोमेन है, डोमेन का एक एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इसकी कितनी इमेज है यहाँ पर, एक। इसकी कितनी इमेज है, इसकी कितनी इमेज है, इसकी कितनी इमेज है, एक एक इमेज आपकी कहाँ मिले यहाँ पर
इसकी इमेज आपको मिले कोडोमेन, क्योंकि ये जो कंप्लीट सेट है, ये कंप्लीट सेट क्या है, कोडोमेन। अभी आपको डोमेन और रेंज पता है। और इसकी रेंज क्या है, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज का तो मुद्दा ही नहीं हमारे पास। रेंज इसकी हो जाएगी 2, 4, 6 और 8। और इसका अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। और अगर मैं इसका कोडोमेन लिखने कहूँ तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया इसका कोडोमेन। तो व्हाट इज दिस फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन और नॉट, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि every element of domain is mapped in the only one image in the codomain. So this is your 1 1 function। या 1 1 function का एक और नाम हमने बताया है, क्या नाम लिखा है हमने, इंजेक्टिव। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो अगर आपको 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी याद है तो आप प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसका एक नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन वाई। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक दो सेट बना देता हूँ। ये सेट बना, ये सेट x हो गया और ये सेट y हो गया। इस सेट में मैंने बना दिया 1, 2, 3, 4, 5। सो ये तो डोमेन होगी फंक्शन की। हमने इसको 5 पे लिमिट कर दिया कि 5 से आगे मत बढ़ाना। इधर हमने लिख दिया कि 2, 3, 4 है ना, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही लिखा। तो फंक्शन क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि फंक्शन सर है f(x) = 2x। समझ रहे हो आप। तो यहाँ मैंने इसको y लिखा है, मैं चाहूँ तो y = क्या कर दूँ इसको, f(x). तो अब मुझे बताओ x1 लिया तो y कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। x मैंने 2 लिया तो y कितना आएगा, x मैंने 3 लिया तो y कितना आएगा, x मैंने 4 लिया तो y कितना आएगा, x मैंने 5 लिया तो y कितना आएगा, कितना आएगा, मिल नहीं रहा, इधर है नहीं। तो मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ y का एक एक एलिमेंट इस डोमेन के एलिमेंट से क्या है, मैप्ड। यहां कुछ भी छूटना, यहां छूट जाएगा तो यहां एक छूट गया, क्या छूट गया, 5 का इधर कोई मैपिंग, पर इधर कुछ छूटा गया। इधर एक एक एलिमेंट की इधर से मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो ये पूरा क्या है, कोडोमेन। अरे ये पूरा क्या है, कोडोमेन। मतलब मैं यूं भी कह सकता हूं इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज बिल्कुल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देन फंक्शन इज ऑन टू। ये बात सही है क्या, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये एक समझने वाली। आप सिंपल शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें कोडोमेन और रेंज क्या हो, ये आप कह सकते हो। अ फंक्शन f(x) to y is said to be on to if every element of y का एक एक एलिमेंट is image of some element in x की किसी एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए। अगर हम हमारा पूछना क्वेश्चन देखें तो देखो यहाँ 7 किसी की इमेज, 5 किसी की इमेज, 3 किसी की इमेज, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 ऑन टू नहीं हुआ। पर देखो यहाँ कुछ छूटा है क्या, अगर मैं यहाँ 5 लिख देता तो ये फंक्शन 1 1 होता क्या, ऑन टू होता क्या, दोनों ही नहीं होता, क्योंकि 1 1 की शर्त को पूरा, ऑन टू की शर्त को पूरा। तो आपको इनको बड़ी बारीकी से समझना होगा। और ये क्वेश्चन अब यहाँ देखो, ये हो गई रेंज और ये हो गई आपकी कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन देखो इक्वल है क्या, 2 4 6 8, और यहाँ क्या है 2 3 4 5 6 8। और अगर यहाँ आप देखो तो इस फंक्शन में बताओ रेंज कितनी है, इस फंक्शन में रेंज है 2 4 6 8। और अगर मैं कहूँ इसमें कोडोमेन कितनी है, तो कोडोमेन इसमें कितनी है 2 4 6
2 4 6 8 है कि नहीं है? तो आप देखो दोनों इक्वल है क्या? सो इन दिस केस द रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज जस्ट सी ऑन टू। इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो करने का तरीका अलग होगा, बट ये लॉजिक हमारे पास जरूर होना चाहिए कि एग्जाम में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। बबीता सो गई क्या? नहीं सो रही, बोल रहा। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी पेज नंबर 8 पे दे रखे हैं। अब इन डायग्राम को ध्यान से देखिए, 4 डायग्राम आपके पास बने हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है। डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो आप यहाँ देखिए चारों एलिमेंट कनेक्ट है, मतलब ये 1 1 हो सकता है। क्या हो सकता है ये? दिस क्वेश्चन इज 1 1 है कि नहीं है? ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये डोमेन है, क्या कह दो? ईच एलिमेंट ऑफ x इज मैप्ड विथ सम एलिमेंट ऑफ y, सम एलिमेंट ऑफ y के कुछ एलिमेंट छूट गए हैं, तो ऑन टू ये नहीं, क्योंकि e और f छूट गए तो ये ऑन टू नहीं है, ये केवल 1 1। या फिर आप इसको आप क्या कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है? इंजेक्टिव है। दूसरे पे आते, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज मैप्ड विथ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सो ये आपका डोमेन है और ये आपका पूरा कोडोमेन है, और इसमें ये जहां जहां मैपिंग है वो क्या है? क्या है? रेंज। वेरी गुड। तो यहाँ एक की इमेज बी है और 2 की इमेज भी बी है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज चलेगा, 2 एलिमेंट की सेम इमेज चलती है, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इधर 2 एलिमेंट हो और इधर एक ही। समझ रहे हो आप बात? डोमेन में फॉर 1x देयर नॉट एग्जिस्ट 2 एलिमेंट हियर। ऐसा हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। एक और समझाने का तरीका है, अगर लेस देन का निशान बन रहा है तो फंक्शन है, और अगर सॉरी ग्रेटर देन का निशान बन रहा है तो फंक्शन, अगर लेस देन बन गया तो नॉट फंक्शन। ये फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता अगर मैपिंग ऐसी बन रही। समझने वाली बात है, कोई लेस देन ग्रेटर देन है नहीं, ये तो याद रखने के लिए। ग्रेटर देन मीन्स इट अ फंक्शन, और अगर लेस देन हो जाए तो नॉट फंक्शन। इट्स अ रिलेशन, इट्स अ रिलेशन में चलता है, बट ऐसा फंक्शन में नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये बताओ 1 1 है क्या? यस, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड इन द कोडोमेन। कुछ एलिमेंट छूट गए, छूट जाए दो, पर ये 1 1। तीसरे पे आते हैं, क्या ये 1 1 है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड ऑन, तो ये 1 1 तो है। क्या ये ऑन टू है? क्योंकि इधर का भी एक एक एलिमेंट लिंक है, ऐसा कोई भी खाली छूटा है क्या? तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब बताओ इसको आप इंजेक्टिव कहोगे कि इसको सर्जेक्टिव कहोगे? इसको बाइजेक्टिव कहोगे। ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो वो क्या कहलाता है? कहलाता है बाइजेक्टिव। तो अभी मैंने बाइजेक्टिव की डेफिनेशन दी नहीं थी आपको, तो डेफिनेशन बताई थी, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव। इस फंक्शन को क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। अब यहाँ देखिए आप, ये फंक्शन 1 1 है, एक एलिमेंट लिंक है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो ये वाला फंक्शन भी आपका 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो इस तरह से आप मैपिंग देखकर भी पहचान सकते हो कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, और कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन टू है। ठीक है, तो ये 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको समझाया। अब इनके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखना है, जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो देखिए। ठीक है, इनको नोट करिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, एफ आर टू आर इज अ फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। तो मैं यहाँ पर
वही काम करता हूँ जो मैं करता आ रहा हूँ, एक सेट बना लेता हूँ R। ये आप पहली बार कर रहे हो रियल नंबर का सेट, अभी तक आपने n सेट बनाया है, a बनाया है, b बनाया है। अब आप एक सेट बनाने जा रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर। और आप जानते हो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? से दिस इज द नंबर लाइन, 0 से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ एंड 0 से माइनस इन्फिनिटी सब कुछ। तो मैं कुछ नंबर्स यहाँ लिख सकता हूँ, सब तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स। सो मैं कुछ नंबर यहाँ लिख देता हूँ, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, समझाएं। इसके बीच में मैं 0 के बाद में यहाँ पर 1 और 1 के बाद 1.5 भी लिख सकता हूँ, डेसिमल्स भी लिख सकता हूँ, ऑल आर इन द रियल नंबर्स। सेम टू सेम मैं यहाँ बना लेता हूँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1.5, 4, इस तरह से, है ना? नहीं, कोई ऑर्डर में नहीं बनाया, मैंने लिखा है बस केवल। अब आपकी मैपिंग होना है, तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपके पास फंक्शन है f(x) = x to the power 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ x = 1 रखता हूँ तो y = या f(x) = भी क्या आएगा? मतलब अगर मैंने 1 रखा तो यहाँ किससे मैपिंग हुई? ये जो है इसको मैं x बोलता हूँ और इधर वाले को क्या बोलता हूँ? y, एंड y = क्या होता है? f(x). तो यहाँ पर 1 की इमेज 1 मिला, एंड अगर मैं x = -1 रखता हूँ तो f(x) = क्या होगा? -1 की पावर 4, सो इट इज अगेन +1। सो मैं अगर यहाँ पर -1 लेता हूँ तो फिर से इमेज क्या मिलती है? 1। अब ये जो -1 है इसको मान लो x1, और ये जो +1 है इसको मान लो x2, मान सकते हो? क्या x1 = x2? नहीं, नहीं। बट fx1 और fx2 क्या है? इक्वल है कि नहीं है? दिख रहा है? x1 के लिए भी 1 ही है और x2 के लिए भी 1 ही है, मतलब fx1 = x2। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन में बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकता हूँ, हियर fx1 = fx2 but x1 is not equal to x2 from a mapping show in example। हमने जो एग्जाम्पल बनाया उसमें शो रही ना, सो फंक्शन इज, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1, 1। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1, 1। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो क्या है? नॉट 1, 1। दूसरी, ये तो हमारी पहली बात हो गई कि हमने 1, 1 वाली बात कर लिया। दूसरी बात हमें कौन सी करनी? ऑन टू की। अगर हम ऑन टू की बात करें तो आप बताओ कि फंक्शन की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्या? फंक्शन की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन में x की पावर क्या लिखा है? 4। तो अगर आप यहाँ से डोमेन से अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी लेते हो तो भी आपको कोडोमेन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू मैपिंग नहीं होगी। यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यू को कोई भी नंबर मैप नहीं करेगा ना, मतलब ये खाली छूट जाएगा, ये खाली छूट जाएगा, ये खाली छूट जाएगा और ये भी खाली छूट जाएगा। ऐसे जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो सब खाली छूट जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं इन कोडोमेन ऑफ फंक्शन each and every negative elements have not any pre-image in domain, या फिर कह सकते हैं प्री इमेज की जगह नॉट एनी एलिमेंट मैप्ड फ्रॉम डोमेन। ठीक है, सो फंक्शन इज, तो जो आपका जो फंक्शन आया है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू एंड दिस इज द सॉल्यूशन। आई बात समझ में? चलिए देखें एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 12 चैप्टर 1 क्या है। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन लिखा है,
शो दैट f n to n, मतलब जो मैपिंग होने वाली है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही मैपिंग होने वाली है। दो सेट हमारे बन रहे हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही मैपिंग होने वाली है। सो नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक भी आता है सब, है ना, समझने के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये तो जाता जाएगा। सो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज आल्सो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको प्रूफ करने के लिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं और पहले हम इसका हैशटैग समझते हैं। 1 1 वाला केस समझा दीजिए सर। सो 1 1 वाले केस में तीन बात होगी। हम हर बार केस नंबर फर्स्ट, 3 केस हमको स्टडी करना है। क्यों केस 3 स्टडी करें? 1 1 करने के लिए आपको मैंने सिखाया है कि आप x1 और x2 ले लो, दो नंबर, फिर आप कह दो कि fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाता है तो फंक्शन 1 1 है। ये कंडीशन है 1 1 की, ये 1 1 की क्या है कंडीशन। तो आप x1 और x2 कहाँ लेते हैं? डोमेन में, कोई भी दो नंबर लेते हैं। अब इसमें दो तीन केस होंगे, या तो x1 और x2 में एक इवन नंबर हो जाए और दूसरा ऑड नंबर हो जाए। मान लो आपने x1 1 ले लिया तो ऑड हो गया, और x2 आपने 2 ले लिया तो इवन हो गया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी कंडीशन दे रखी है x इज ऑड और x इज इवन। x जब ऑड होगा तो ये लेंगे और x जब इवन होगा तो ये लेंगे, ठीक है। तो लेट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन नंबर, ऐसे नंबर मान लिए। और अब हम कहते हैं कि fx1 इक्वल टू किसके है? fx2 के। नाउ ये अपन लेट करते हैं, ये अपन क्या करते हैं? लेट करते हैं। पिछली क्लास में भी हमने सिखाया था ऐसा हम क्यों लेट करते हैं, या हम उल्टा लेट करते हैं कि fx1 और fx2 दो अलग अलग है, और बाद में x1 और x2 भी एक ही आ जाते हैं, सेम है, और फिर वो भी सेम आ जाते हैं, तो हम कह देते हैं ये 1 1। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लिया। तो x1 कैसा है? ऑड है, तो ऑड है तो आपको ये लेना पड़ेगा x प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x1 प्लस, और x2 कैसा है? इवन है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? x2 माइनस 1 करना पड़ेगा। -1 को उठा के इधर ले आओ तो +1, और ये x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। x2 कैसा नंबर है आपका? इवन नंबर है, और x1 कैसा नंबर है आपका? ऑड। चलो मान लो ये 3 है ना, और ये कैसा नंबर है ऑड में? नहीं यार, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। तो हम देखते हैं इस कंडीशन को। सो x2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। आप कोई भी इवन नंबर ले लो, आप 3 ले लो, और ऑड नंबर में आप क्या ले लो? फिर गड़बड़ लिख रहा हूँ, इवन नंबर में आप ले लो 4 ले लो, और ऑड नंबर में आप 1 ले लो, तो 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। 2 आया क्या ऐसा कोई इवन और ऑड नंबर है जिनका सब्ट्रैक्शन 3 आ सकता है? देख लो आप, इवन नंबर में 2 ले लो, -1 कर दो, 1 नहीं 5 माइनस 2 कर दो, 5 2 क्यों कर दो? आपको ऑड नंबर लेना है, 5 माइनस 3, इधर इवन लेना है, 6 माइनस 3 3, मतलब आपको 2 किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा, आपको 2 किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो ये तो क्या हो गया आपका? नॉट पॉसिबल। सर ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा। मतलब अगर आपने x1 और x2 में एक ऑड ले लिया और दूसरा इवन ले लिया तो ये केस आपको मिलेगा ही नहीं। सो आपने यहाँ क्या लिख दिया? इट इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या कर लेते हैं? दूसरे केस में हम x1 एंड लेट करते हैं। लेट x1 एंड x2 बोथ ऑड नंबर, दोनों कैसे नंबर ले लिए? ऑड नंबर ले लिए। एंड फिर से लेट करो कि fx1 इक्वल टू क्या है? fx2 है। अब जब दोनों ऑड है तो ऑड वाला केस तो ये, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 से 1 एंड x1 इज इक्वल टू, सो फंक्शन इज 1 1। यहाँ पर फंक्शन आपका 1 1 ही निकला।
और एक और तीसरा केस आप ले सकते हो, केस नंबर थर्ड, आपने पहली बार x1 को ऑड x2 को इवन, यहाँ x2 को ऑड x1 को इवन ले सकते थे। दूसरा केस x1 एंड x2 बोथ ऑड ले ली। अब तीसरा केस x1 एंड x2 बोथ क्या हो जाएंगे, बोथ इवन नंबर हो जाएंगे। अगर दोनों इवन नंबर हो जाएंगे तो फिर लेट करेंगे आप कि fx1 इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, fx1 इज इक्वल टू है fx2 के, तो बोथ इवन है तो इवन में आप नीचे वाला केस लें। यहाँ पर लिखेंगे fx1 की जगह x1 माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे x2 माइनस 1 से 1, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, फंक्शन इज 1 1। तो ये बात आपकी प्रूफ हो गई। आपको ये शो करना था कि फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है। तो हमने 3 केस लिए, पहले केस तो पॉसिबल ही नहीं, तो इससे हम कोई कंक्लूजन पे निकल के नहीं आए कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर हमने दूसरा केस लिया तो हमको क्लियरिफाई हो गया कि फंक्शन क्या है, 1 1। हमने तीसरा केस लिया तो क्लियरिफाई हो गया कि फंक्शन क्या है, ऑन टू ए। इतना लिखे। देखिए हम ऊपर इसकी मैपिंग समझते हैं, क्योंकि 1 1 का केस तो हो गया, अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए मान लो मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो x इज इक्वल टू अगर 1 लेता हूं तो 1 कैसा है, ऑड कैसा है, तो जरा x की जगह 1 रख के देखो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। अगर मैं 1 लेता हूं तो मैपिंग मेरी कहाँ होती है, 2 पर मैपिंग होती है, क्लियर है। और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं, तो अगर मैंने 2 ले लिया तो x क्या हो गया, इवन, तो यहाँ 2 रखो, 2 माइनस 1 कितना होगा, मतलब 2 की मैपिंग कहाँ पर होगी, अब 2 की मैपिंग 1 पर होगी, क्लियर है। अब मैं x इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 3, तो 3 कैसा नंबर है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो इस 3 की मैपिंग कहाँ होगी, 4 पर। अब मैं x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, तो 4 कैसा नंबर है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 4 की मैपिंग किसके साथ होगी। मैं अब x इज इक्वल टू 5 लेता हूँ, तो 5 कैसा है, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 5 की मैपिंग कहाँ होगी, 6 पर। और अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 कैसा है, इवन नंबर है, तो 6 माइनस 1 कितना होगा, तो 6 की मैपिंग कहाँ होगी, 5 पर होगी। मैं x इज इक्वल टू कितना लेता हूँ, 7, तो 7 कैसा है, 7 प्लस 1 कितना होगा, तो 7 की मैपिंग कहाँ होगी। और 8 लेता हूँ तो 7 आ जाएगा, 8 की मैपिंग कहाँ होगी, 7 पर होगी। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इधर के एक एलिमेंट के लिए इधर एक ही एलिमेंट है, 1 1 1 1 1 1, तो ये फंक्शन 1 1 तो है और हम पहले बता चुके। ऑन टू की शर्त क्या है कि इधर कोई भी एलिमेंट छूटना, कोई छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा ना, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो फ्रॉम दिस मैप्ड डायग्राम every element from this mapped diagram, या मैपिंग जो डायग्राम है आपके पास, it is clear that each element of codomain of, ये वाला एलिमेंट इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन, और इसको क्या कहते हैं, डोमेन। ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is mapped with domain, element of domain, ऐसे लिख सकते हैं, element of domain। so function is क्या हो गया, function is 1 2। अब ये फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और ये फंक्शन आपके पास ऑन टू भी है, तो आप इस फंक्शन को क्लियरली कह सकते हैं, सो द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम में आपसे 1 1 ऑन टू ना भी पूछे और कह दे कि शो करो कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, तो आपको 1 1 ऑन टू दोनों प्रूव करना है।